हेलो स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके उसके बेसिस पे गैसेस की कुछ और प्रॉपर्टीज निकालेंगे। तो सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वो डेंसिटी ऑफ गैस लिखने जा रहे हैं। तो डेंसिटी बेसिकली मास बाई वॉल्यूम होती है। मैं यहाँ पर उसको स्मॉल एम बाई वी से डिनोट करूंगा, जहां पर स्मॉल एम मास और वी वॉल्यूम है। अब जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी है, यानी कि यहां से मुझे मोल बाई वॉल्यूम की वैल्यू पी बाई आर टी मिल जाएगी। यहां पर एन मेरे नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जो मेरी डेंसिटी डी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ये टोटल मास हो जाएगा, बाई वॉल्यूम। इसको मैं पी एम बाई आर टी लिख देता हूं। यहां पर एक चीज का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि यहां पर जो मेरी डेंसिटी की यूनिट होगी वो पी एम आर और टी की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। तो अगर मुझे पी पास्कल में लेना है, आर जूल पर मोल पर केल्विन में लेना है, टी केल्विन में लेना है, तो मुझे जो मोलर मास होगा वो किलोग्राम पर मोल में लेना चाहिए। यानी कि सपोज करो मुझे O2 का मोलर मास लिखना है, तो मुझे O2 का मोलर मास 0.032 किलोग्राम पर मोल लेना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है 32 ग्राम पर मोल होता है, तो किलोग्राम पर मोल में ले लेंगे और तब जो डेंसिटी निकल करके आएगी वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकल करके आएगी। दूसरा क्या हो सकता है कि मैं प्रेशर को एटमॉस्फेयर में ले लूं, आर को लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन में ले लूं, टेम्परेचर को केल्विन में लूं और मोलर मास को ग्राम पर मोल में लूं, जैसे हम लोग नॉर्मल लेते हैं। तो जो मेरी डेंसिटी आएगी उसकी यूनिट यहां पर वॉल्यूम मेरी लीटर में है और मास मेरा ग्राम में है, इसलिए ये ग्राम पर लीटर आ जाएगी। तो मुझे हमेशा डेंसिटी की जो वैल्यू आ रही है इस फॉर्मूले से d इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी से, उसमें डेंसिटी का आंसर किस यूनिट में आएगा ये मेरा पी एम आर और टी की यूनिट्स पे डिपेंड करेगा। और फिर मान लो किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना, मान लो यहाँ पे ग्राम पर लीटर में आ गई डेंसिटी या किलोग्राम पर मीटर क्यूब में डेंसिटी आ गई, कोई भी में आ गई, तो मैं इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब इन्होंने एनसीईआरटी में कोई एग्जाम्पल इस पे नहीं दिया, लेकिन सपोज करो मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 1 एटमॉस्फेयर एंड से 300 केल्विन, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन के आसपास होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा d इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी। तो प्रेशर जो हो जाएगा मेरा ये 1 एटमॉस्फेयर हो गया, क्योंकि मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। और सपोज करो मैं ऑक्सीजन का मोलर मास 32 ग्राम पर मोल ले लेता हूं, उसको 32 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये ग्राम पर मोल है याद रखना, डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू, क्योंकि मैं यहां पर एटमॉस्फेयर ले रहा हूं प्रेशर के लिए, इसलिए आर को 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन लिखूंगा और इनटू 300 केल्विन कर दूंगा। तो केल्विन से केल्विन कट गया, मोल से मोल कट गया, ये एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कट गया, तो नंबर आ जाएगा 32 अपॉन ये 0 हट करके 8.21 हो गया, अपॉन 8.21 इंटू 3 ग्राम पर लीटर। तो इस तरह से ऑक्सीजन की डेंसिटी ये सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.3 के आसपास, ये अप्रोक्सीमेटली 1.3 ग्राम पर लीटर आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग डेंसिटी निकाल लेंगे। अगला जो कंसेप्ट है वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है।
तो इन्होंने स्टेटमेंट ये दिया कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मेरे पास एक वेसल है जिसमें N1 नंबर ऑफ मोल्स, कोई गैस 1 है, N2 कोई दूसरी गैस है, N3 कोई तीसरी गैस है। मान लो थोड़ी देर के लिए लोग 3 ही ले सकते हैं, हालांकि 4 5 6 कुछ भी ले सकते थे। और मान लो इस वेसल का वॉल्यूम जो है वो V यूनिट्स है और जो टेम्परेचर है वो T यूनिट्स है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 P1 से मेरा मतलब है वो प्रेशर जो इस वेसल में होता अगर खाली यहां पर N1 मोल्स ऑफ गैस 1 होती। तो ऑब्वियसली अगर खाली N1 मोल्स ऑफ गैस है तो इसकी वैल्यू N1 R T बाई V होती। ऐसे ही P2 की वैल्यू क्या होती, N2 R T बाई V होती। और P3 की वैल्यू कितनी होती, N3 R T बाई V होती। इस तरीके से हम हर स्पीशीज का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या कहा गया कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर, यानी कि यहाँ पे जो टोटल प्रेशर P होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू RT बाई V, जिसको मैं चाहूं तो N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT बाई V लिख सकता हूं। और फिर N1 RT बाई V को P1 लिख सकता हूं, N2 RT बाई V को P2 लिख सकता हूं और N3 RT बाई V को P3 लिख सकता हूं। तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। ये जो लॉ आ गया ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आ गया। अब यहां पर एक और कंसेप्ट आया कि सपोज करो अगर मैं P1 को देखूं जिसकी वैल्यू N1 RT बाई V थी, इसको मैं N1 बाई N इंटू NRT बाई V लिख सकता हूं, या इसको N1 बाई N इंटू P लिख सकता हूं। तो किसी एक स्पीशीज P1 की जो पार्शियल प्रेशर होगा वो N1 बाई N इंटू P हो जाएगा। ये जो क्वांटिटी आई N1 बाई N, इसको मैं X1 से डिनोट करता हूं जो कि मोल फ्रैक्शन है। तो जो P1 हो गया इसकी वैल्यू X1P हो गई। ऐसे इन जनरल Pi की वैल्यू XI इंटू P हो जाएगी, जहां पर XI ith स्पीशीज का मोल फ्रैक्शन है। और ऑब्वियसली फिर सम ऑफ Pi करेंगे तो P इंटू समेशन XI हो जाएगा, यानी कि जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। इस कंसेप्ट को यूज करके चलो एक प्रॉब्लम करते हैं। इन्होंने कहा नियॉन डाई ऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन्स 70.6 ग्राम्स ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड 167.5 ग्राम ऑफ नियॉन। अब एक तो उन्होंने नंबर ही काफी गंदे दे दिए, पर फिर भी चलो उससे काम चलाते हैं। अगर मैं सपोज करो O2 को 1 कहता हूं और नियॉन को 2 कहता हूं, तो इन्होंने मुझको दे दिया कि M1 इज 70.6। यहां से N1 की वैल्यू हो जाएगी 70.6 बाई 32। मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं, आप डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकाल लेना। ये ऑक्सीजन के मोल हो गए बिकॉज मोलर मास 32 था, उससे मैंने डिवाइड कर लिया। ऐसे ही नियॉन का जो मास है M2 वो 167.5 आ गया। यहां से N2 की वैल्यू कितनी आ गई 167.5 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ नियॉन जो कि 20 होता है। तो यहां से N1 आ गया, N2 आ गया। अब जब मुझे N1 N2 आ गए जिसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, तो यहां से X1 आ जाएगा मोल फ्रैक्शन N1 अपॉन N1 प्लस N2, और ऐसे ही X2 आ जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब जब मेरे पास दोनों चीजों के मोल फ्रैक्शन आ गए तो ये कह रहे हैं प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज 25 बार व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड नियॉन। तो अब सिंपली P1 की वैल्यू X1 इंटू P और P2 की वैल्यू X2 इंटू P आ जाएगी, जहां पे P की वैल्यू 25 बार है। तो इस तरीके से अगर मुझे मोल्स पता हो तो मैं उससे मोल फ्रैक्शन निकाल करके दोनों स्पीशीज का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते। अगला जो कंसेप्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है।
यहाँ पर हमने क्या किया कि गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए गैसेस का एक मॉडल बनाया। ये मॉडल ये बताता है कि गैसेस किस तरीके से बिहेव करती हैं, और इस मॉडल के बेसिस पर हम आइडियल गैस इक्वेशन निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग इस क्लास में नहीं करेंगे। तो ये मॉडल क्या कहता है कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल्स। तो मान लो मेरे पास कोई भी गैस का सैंपल हो, सपोज करो मेरे पास एक वेसल में ऑक्सीजन गैस रखी हो, तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल होंगे। वेरी स्मॉल का मतलब इतने ज़्यादा स्मॉल कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वेसल। अब ये पार्टिकल जो हो सकते हैं, ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन होगा तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन अगर नियॉन गैस होगी तो नियॉन के एटम होंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो जरूर होता है गैस पार्टिकल के बीच में, लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नेग्लिजिबल होता है। तीसरा उन्होंने कहा कि पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। तो जो मान लो मेरे पास वेसल है, इस वेसल में जो गैस के पार्टिकल हैं वो अपने आप में रुके नहीं हैं, बल्कि वो लगातार मूव कर रहे हैं, और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। अगला पॉइंट कहा कि पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो क्या हो सकता है, एक तो बात ये हो सकती है कि एक पार्टिकल यहाँ था, एक पार्टिकल यहाँ था, ये इधर जाए, ये इधर जाए, और यहाँ पर आकर एक कोलाइड कर जाएं। इस तरीके से दोनों पार्टिकल आपस में टकराएं। अगर आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्टिकल टकराए कुछ इधर चला जाएगा, ये वाला पार्टिकल टकराए कुछ इधर चला जाएगा। तो एक तो ऐसे कोलिजन पॉसिबल है। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर कोई पार्टिकल मिला नहीं, तो ये जो पार्टिकल आगे जा रहा था ये दीवार से टकराएगा और वापस लौट के चला जाएगा। तो पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर। प्रेशर इज एक्सर्टेड ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद वॉल। तो जो इस तरह के कोलिजन है, कोई मॉलिक्यूल था दीवार से टकराया वापस चला गया, यही जो कोलिजन है इस वॉल के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, और वही फोर्स पर यूनिट एरिया तुम्हारा, तो जो प्रेशर का कारण है दैट इज कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल। अगला पॉइंट उन्होंने कहा कि कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। अब ये वर्ड जो है ये हम लोग फिजिक्स में जाकर के पढ़ेंगे, बट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है कि जब मॉलिक्यूल वॉल से या आपस में टकराते हैं तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस जीरो होता है। इसका मतलब जब ये आपस में कोलिजन हो रहे हैं तो इस प्रोसेस में गैस की एनर्जी लूज नहीं हो रही है, गैस की एनर्जी कंजर्व्ड है। और फाइनल बात उन्होंने कहा कि जो गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं ये यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं मूव कर रहे हैं, इनकी स्पीड डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये कंडीशन कोई गैस फॉलो करती है तो वो आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगी। ज़्यादातर गैसेस रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे, जैसे मान लो मेरे पास एयर है, मैं इसको ले लूँ तो वो ये सारी कंडीशन फॉलो करेगी, इसलिए वो आइडियल गैस इक्वेशन को करीब करीब फॉलो करेगी। लेकिन क्या होता है कई बार एक्सट्रीम केसेस में, जैसे मान लो मेरे पास इस रूम में जितनी गैस है इस सारी गैस को कंप्रेस करके 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में लेकर के चलाऊं, तो क्या होगा कि ढेर सारी गैस को मैंने बहुत छोटे वॉल्यूम में जब कंप्रेस कर दिया, तो पहली बात तो क्या होगा कि यहाँ पर इस तरह की कंडीशन में जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है वो तो सेम रहा, लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस काफ़ी कम हो गया। इसका मतलब जो मैं यहाँ पर पहले पॉइंट पे अज्यूम कर रहा था कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल है, वो बात नहीं होल्ड करी। और दूसरी बात क्या होगा, जब मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ जाएंगे, तो मैंने पीछे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले कंसेप्ट में बताया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जब बहुत पास पास आ जाएंगे तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तब मैं ये नहीं कह सकता हूँ देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस तरीके की कंडीशन में चीज़ें आइडियल गैस बिहेवियर नहीं भी फॉलो करती हैं। अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। अब अगर मैं एनसीईआरटी को देखूं तो वहाँ पर बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस शो करने के लिए उन्होंने 2 ग्राफ बनाए हैं। एक ग्राफ में उन्होंने क्या किया है कि पीवी एज अ फंक्शन ऑफ पी प्लॉट किया, और ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है या ऐसा आता है,
और दूसरे ग्राफ में उन्होंने z इज इक्वल टू पी वी बाई एन आर टी एज अ फंक्शन ऑफ पी प्लॉट किया है। ये जो ग्राफ है ये T इज इक्वल टू 273 केल्विन पे प्लॉट हो रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये दोनों ग्राफ मोर और लेस एक ही जैसे ग्राफ हैं। मैं ये बाद वाला ग्राफ इसलिए चूज कर रहा हूं बिकॉज ये लेबल्ड है, यहां पर नीचे इन्होंने प्रेशर की वैल्यू भी दे रखी है, इस वाले ग्राफ में इन्होंने प्रेशर की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो आपको समझने के लिए ये वाला जो ग्राफ है Z वाला, ये ज्यादा सही रहेगा एज कंपेयर टू पहले वाले ग्राफ के लिए। तो सपोज करो मैं एक पैरामीटर डिफाइन करूं Z, जिसकी वैल्यू पीवी बाई एनआरटी है, जहां पे P गैस का प्रेशर है, V उसकी रियल वॉल्यूम है, N जो है वो मोल, R और T तुम जानते ही हैं। तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए थी आइडियल गैस के लिए। Z का जो ग्राफ अगर मैं जैसे P के साथ प्लॉट करूं तो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था 1 के अबाउट। लेकिन जब मैं अलग अलग तरह की गैसेस के लिए Z एज अ फंक्शन ऑफ P प्लॉट करता हूं तो ये ग्राफ में काफी डिविएशन दिखाई देता है। पहली बात तो मैं तुमको बताना चाहूंगा कि जो तुमको डिविएशन दिखाई दे रहा है, ये जो प्रेशर एक्सिस है उसमें ये 200, 400, 600, 800 और 1000 बार के प्रेशर है। एक बार करीब करीब 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, तो इसका मतलब बहुत ही हाई प्रेशर पे जाकर के डिविएशन दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी गैस का प्रेशर 1 बार से बढ़ा करके 1.2 बार कर लूं तो वहां पर आइडियल गैस बिहेवियर नहीं फॉलो होगा। तो बेसिकली हुआ कि जब शुरू में साइंटिस्ट जैसे बॉयल्स ने, चार्ल्स ने जब एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने 1 बार से 1.2 बार, 0.8 बार इस तरह के ही वेरिएशन किए, और वहां पर जो गैसेस थी वो आइडियल गैस बिहेवियर फॉलो कर रही थी। लेकिन जब जैसे जैसे साइंस एडवांस हुई, आदमी के पास ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने की एबिलिटी आई और उसने 200, 400, 600 एटमॉस्फेयर के प्रेशर क्रिएट किए, तो पता चला कि यार ये जरूरी नहीं कि हर जगह आइडियल गैस बिहेवियर फॉलो हो ही। रियल गैसेस आइडियल गैस बिहेवियर से डिविएट करती हैं, वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को नहीं फॉलो करती। तो ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से कितना डिविएट कर रही हैं, उसके लिए हमने ये फैक्टर Z डिफाइन किया जिसकी वैल्यू पीवी अपॉन एनआरटी लिख दी। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब वो आइडियल गैस बिहेवियर फॉलो कर रही है। अगर ये 1 से डिविएट कर रही है तो इसका मतलब ये आइडियल गैस बिहेवियर नहीं फॉलो कर रही है। जैसे मैं यहाँ पर देख करके कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन का जो बिहेवियर होगा वो ज्यादा आइडियल गैस के करीब होगा एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड का बिहेवियर। तो इस तरह की बातें हम कर सकते हैं। तो ये Z एक्चुअली क्या हुआ, पीवी बाई एनआरटी हो गया। जो ये P बाई एनआरटी है इसको मैं चाहूं तो एक हिसाब से V आइडियल लिख सकता हूं, तो अगर आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होती तो 1 बाई वॉल्यूम की वैल्यू P बाई एनआरटी होती। तो ये जो Z है ये एक्चुअली V रियल बाई V आइडियल जैसी कोई चीज है। ऑब्वियसली अगर आइडियल गैस बिहेवियर होगा तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी और Z की वैल्यू 1 होगी, और अगर वेरिएशन होगा तो कम या ज्यादा हो जाएगी। इसको मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहता हूं। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ये 1 से वेरी क्यों किया, या जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी मेरी इक्वेशन थी ये हमेशा फॉलो क्यों नहीं हुई। यानी कि जो मैंने पीछे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दी थी, अगर वो ट्रू होती तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमेशा फॉलो होती। लेकिन किसी वजह से अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो नहीं हो रही है, इसका मतलब जो रियल गैसेस हैं इनमें इस तरह के 200, 400, 600 एटमॉस्फेयर के हाई प्रेशर पे किसी वजह से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो पोस्टुलेट्स थे वो फेल हो जा रहे हैं। और वो क्या पोस्टुलेट्स हैं जो फेल हो जा रहे हैं, इनको बताने के लिए एक साइंटिस्ट थे वॉन्डर वॉल, उन्होंने वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन दी। तो ये वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मेरे पास एक वेसल है, इसमें गैस है और मैंने प्रेशर एक बढ़ा दिया, 400-600 एटमॉस्फेयर का कर दिया, 400-600 बार का कर दिया, जिसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ गए। अब अगर गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं तो मेरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से 2 डिविएशन हो जाएंगे। एक तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नो लॉन्गर नेग्लिजिबल, मैं लेता था ना कि वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ये बात नहीं रहेगी। और दूसरी क्या बात होगी कि
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ये भी नो लॉन्गर नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों चेंजेस को अपने मॉडल में इंट्रोड्यूस कर लूं तो शायद जो मेरी नई इक्वेशन बनेगी वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से बेटर इक्वेशन बनेगी, और वही वॉन डर वाल्स इक्वेशन थी। तो वॉन डर वाल ने क्या कहा कि अगर मान लो मेरे वेसल का वॉल्यूम v है, तो चूंकि यहां पर थोड़ी सी वॉल्यूम ये गैस के मॉलिक्यूल भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसलिए जो रियल वॉल्यूम होगी वो v ना हो करके उसकी वैल्यू v माइनस एन बी हो जाएगी, जहां पे n नंबर ऑफ मोल्स है और b कोई एक कांस्टेंट है जो कि 1 मोल गैस की वॉल्यूम से किसी तरीके से रिलेटेड है। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि सपोज करो मेरे पास एक ही गैस मॉलिक्यूल है जो कि मूव कर रहा है, तो यहां पर चूंकि जब वो बल्क में है, बीच में है, तो उसके ऊपर चारों तरफ से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पर ये मॉलिक्यूल जब चलते चलते दीवार के पास जाता है, सपोज करो यहां आ गया, तो जो इसके आसपास के मॉलिक्यूल्स हैं ये इसको पीछे की तरफ खींचते हैं। पीछे की तरफ खींचने की वजह से क्या है, जब ये वॉल पे जाकर के टक्कर मारेगा तो इसकी वेलोसिटी उतनी नहीं होगी जितनी वास्तव में इसकी बल्क में वेलोसिटी, मतलब अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी सपोज करो 100 मीटर पर सेकेंड है, तो जब दीवार पे जाकर के टक्कर मारेगा उसकी वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगी, बिकॉज मॉलिक्यूल्स उसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं। और चूंकि ये मॉलिक्यूल्स उसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं, वेलोसिटी कम हो गई, इसलिए यहां पर जो मुझे प्रेशर मिलेगा, जो मेरा मेजर्ड प्रेशर है, वो लेस देन आइडियल प्रेशर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि जो आइडियल प्रेशर होगा वो P ना हो करके P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर में डिक्रीज होगी जितना पीछे की तरफ खींचा गया होगा, वो एक तो किसी वजह से कंसंट्रेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, और दूसरा बात वो ए किसी कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा जो कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। सपोज करो मेरे पास HCl की गैस है, तो वहां पर ए की वैल्यू हाई होगी बिकॉज वहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, और मान लो मेरे पास हीलियम गैस है जिसमें खाली डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं, तो ए की वैल्यू कम होगी। तो ये दो चेंजेस आ जाएंगे। तो वॉन डर वाल के हिसाब से इन दोनों चेंजेस की वजह से जो नई इक्वेशन बनी उसकी वैल्यू हो गई P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। यहां पर ये जो ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर है ये एक तरह से मेरे प्रेशर के मेजरमेंट में एरर है, और माइनस एन बी जो है ये वॉल्यूम के मेजरमेंट में एरर है। ये बात एनसीईआरटी में दी गई है। अब इसके बाद यहां पर बहुत ढेर सारी बातें एनसीईआरटी में लिख दी गई हैं, लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे खोल करके इस पे वर्क करूं तो वो बातें समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से आगे बढ़ करके काम कर रहा हूं। ये वो बच्चे जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, पर अगर आप किसी कंपटीशन को नहीं भी देख रहे हैं तो भी स्कूल के लेवल की पढ़ाई समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को खोल दूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, पीवी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी माइनस पी एन बी माइनस ए एन क्यूब बी बाई वी स्क्वायर। तो ये मेन पीवी का टर्म है, ये उसमें एक एरर है, ये उसमें एक एरर है, और ये एरर का स्क्वायर है, तो ये टर्म नेग्लिजिबल होता है, इसको करीब करीब 0 ले लूं तो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू एनआरटी आ जाएगी। अब पूरे को एनआरटी से डिवाइड कर दूं तो मेरी जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी पीवी बाई एनआरटी इज इक्वल टू 1 माइनस ए एन बाई वी आर टी। यहां पे मैंने क्या किया कि ये जब n को नीचे लाऊंगा तो एन आर टी के n से ऊपर वाला n स्क्वायर का एक n कैंसिल कर दिया, और प्लस पी एन बी बाई एन आर टी यानी कि पी बी बाई आर टी। तो जो मेरे z की वैल्यू आई वो 1 माइनस ए एन बाई वी आर टी प्लस पी बी बाई आर टी टाइप की आ गई। अब
यहां पर हाइड्रोजन और हीलियम भी इस ग्राफ में नहीं दिया, इससे पहले वाले ग्राफ में दिया एनसीईआरटी में। जैसी गैसेस के लिए ए की वैल्यू 0 होती है तो इनके लिए z की वैल्यू सिंपली 1 प्लस PB/RT होती है। तो इसकी वैल्यू शुरू में 1 होगी और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे z की वैल्यू बढ़ेगी। ये तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए होता है। बाकी गैसेस के लिए ए की वैल्यू भी सिग्निफिकेंट होती है। तो शुरू में जब प्रेशर की वैल्यू कम है तो ये वाला टर्म जिसमें न्यूमरेटर में p है, ये वाला टर्म थोड़ा सा इनसिग्निफिकेंट होता है, ये वाला टर्म डोमिनेट करता है। तो लो प्रेशर पे जो मेरा z है वो 1 माइनस AN/VRT की तरह से वेरी करता है और इसलिए 1 से छोटा होता है। लेकिन जब प्रेशर बढ़ाते जाते हो तो फिर ये PB/RT वाला टर्म डोमिनेट कर जाता है और हाई प्रेशर पे z की वैल्यू 1 प्लस PB/RT टाइप की हो जाती है और z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है। मैंने एनसीईआरटी से हट करके ये काम क्यों कराया, ताकि आप ये समझ सको कि z इस तरीके से क्यों वेरी कर रहा है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल जो एनसीईआरटी में इक्वेशन दी गई है उसको खोल करके z का टर्म बना लेना है एक साइड में और बाकी चीजों के साथ z का वेरिएशन देख लेना है। अब क्या हुआ, ये जो ग्राफ बना, ये ग्राफ सपोज करो 273 केल्विन पे बन रहा है। तो यहां पर ये AN/VRT और PB/RT टाइप के जो टर्म है इनकी वजह से कुछ एरर है। अगर सपोज करो मैं 273 को बढ़ा करके 373 कर लूं, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा लूं, तो ये जो भी एरर के टर्म हैं इनके चूंकि डिनोमिनेटर में टेम्परेचर है इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर सपोज करो मेरे पास कोई गैस है जिसके लिए z का वेरिएशन इस तरीके से हो रहा था 273 केल्विन पे, तो 373 केल्विन पे ये वेरिएशन थोड़ा कम होगा, उतना ज्यादा z की वैल्यू 1 से डिविएट नहीं करेगी, बिकॉज जो एरर्स हैं ये मेरी लेस सिग्निफिकेंट हो गई डिनोमिनेटर में t की वैल्यू बड़ी होने की वजह से। तो यहां से क्या निकल करके आया कि एक तो z की वैल्यू 1 होगी एट लो प्रेशर, यहां पर सब गैसेस जो हैं वो 1 का ही z शो कर रही हैं, यानी कि गैसेस 1 एटमॉस्फेयर के आसपास 2 एटमॉस्फेयर 5 एटमॉस्फेयर 7 एटमॉस्फेयर इस तरह के प्रेशर के लिए z=1 की वैल्यू शो करेंगी। यहां पर मुझे वॉन डर वाल इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकता हूं। हाई प्रेशर पे z जो होगा वो 1 से डिविएट करेगा। और दूसरी बात, अगर टेम्परेचर हाई है तो भी जो डिविएशन होगा वो कम होगा। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो गैसेस हैं वो आइडियल गैस बिहेवियर शो करेंगी। अगर मेरा प्रेशर हाई होता है और टेम्परेचर लो होता है तो मेरे को z=1 मिलेगा, मेरे को रियल गैस बिहेवियर में आइडियल गैस से डिविएशन मिलने लगेगा। एनसीईआरटी में इन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसका डिटेल इन्होंने दिया नहीं इसलिए मैं भी नहीं दे रहा हूं, पर एक टेम्परेचर होता है जिसको मैं कहता हूं बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे जो गैसेस हैं वो मोर और लेस आइडियल गैस बिहेवियर की तरह बिहेव करती हैं। अगला जो कंसेप्ट आया वो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का आया। तो गैसेस के लिए हमने क्या पढ़ा कि PV=nRT, या अगर मैं वॉन डर वाल इक्वेशन में ले लूं तो जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे वॉल्यूम डिक्रीज करती जाएगी और P और V का वेरिएशन कुछ इस तरीके का होगा। तो जब साइंटिस्ट ने ये जो ग्राफ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ है, तो साइंटिस्ट ने जब 50 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और प्रेशर उसका बढ़ाते गए, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया वैसे वैसे वॉल्यूम घटती गई और ये कर्व कुछ इस तरीके का दिखा 50 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि मोर और लेस वैसा ही था जैसा कि गैसेस के लिए एक्सपेक्टेड था। लेकिन फिर लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो 50 से जब 31.1 पे ले गए तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आया 30.98 डिग्री सेल्सियस। CO2 के लिए बोल रहा हूँ, किसी दूसरी गैस के लिए अलग होगा। ये एक ऐसा टेम्परेचर आया जिसपे जब मैंने
प्रेशर बढ़ाना शुरू किया तो वॉल्यूम घटती गई, एक ये पॉइंट ई आया जहां पर 73 बार के प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड हो गई। ये जो टेम्परेचर है इसको मैं क्रिटिकल टेम्परेचर कहता हूं, यानी कि इस टेम्परेचर से ऊपर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। इस टेम्परेचर के नीचे गैस को प्रेशर डाल करके लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। जिस प्रेशर पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हुई उसको मैं क्रिटिकल प्रेशर कहता हूं, और उस समय जो 1 मोल गैस का वॉल्यूम था उसको मैं क्रिटिकल वॉल्यूम कहता हूं। तो इस तरीके से मैंने 3 पैरामीटर डिफाइन किए, टीसी, पीसी और वीसी। जब टेम्परेचर ग्रेटर देन टीसी होगा तो गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। टी लेस देन टीसी के लिए गैस कैन बी लिक्विफाइड। ये तो पहली बात निकल करके आई। दूसरी बात मैंने क्या किया कि सपोज करो मैं 30.98 क्रिटिकल टेम्परेचर था, उससे और नीचे टेम्परेचर लेकर के आऊं, तो जब मैंने ये 21.5 डिग्री सेल्सियस पे गैस को प्रेशराइज करना शुरू किया, तो सपोज करो मेरे पास ये 21.5 वाली लाइन है, तो जब मैंने प्रेशर बढ़ाया उसकी वॉल्यूम घटी, एक पॉइंट बी आया जहां पर पार्ट ऑफ द गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने लगी और एक सिग्निफिकेंट गैस के वॉल्यूम और लिक्विड के वॉल्यूम में डिफरेंस आया। यहां पर जो गैस और लिक्विड थी दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों का वॉल्यूम क्रिटिकल पॉइंट पर बराबर ही था और इनके बीच में कोई बाउंड्री भी नहीं थी। यहां पर गैस और लिक्विड के वॉल्यूम के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया ठंडा करने के बाद, और जैसे जैसे मैं वॉल्यूम घटाऊंगा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन गैस धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगी। जब सारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो फिर वॉल्यूम घटाने पे प्रेशर बढ़ेगा, और अब प्रेशर बहुत ही तेजी से बढ़ेगा, बिकॉज लिक्विड में प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ता है। थोड़ा सा वॉल्यूम घटाओगे तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये लिक्विड बिहेवियर शो करने लगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर मैं कम करता जाऊं, जैसे मैं 21.5 से 31.1 डिग्री सेल्सियस लेकर के चला जाऊं, उतना ही ज्यादा गैस और लिक्विड के वॉल्यूम में डिफरेंस बढ़ा होता जाएगा, और मेरे को एक इस तरह का एनवेलप मिल जाएगा जिसके इधर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी और जिसके इधर कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ये गैस की एबिलिटी टू लिक्विफाई का मेजरमेंट है। इसका मतलब मेरे पास दो गैसेस हों, एक का क्रिटिकल टेम्परेचर कम हो, दूसरे का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो, तो मैं कह सकता हूं कि 2 इज इजिली लिक्विफाइबल। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, इन्होंने कहा गैसेस पोजेस कैरेक्टरिस्टिक क्रिटिकल टेम्परेचर विच डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द गैस पार्टिकल। तो ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा है। Critical temperature of ammonia and carbon dioxide are 405.5 Kelvin and 304.1 Kelvin। तो ये जो टेम्परेचर है अमोनिया के लिए हाई, इसका मतलब अमोनिया को मैं हाई टेम्परेचर पे ही लिक्विफाई कर सकता हूं। इसका मतलब अमोनिया के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग है। तो उन्होंने पूछा विच ऑफ दीज गैसेस विल लिक्विफाई फर्स्ट, तो ऑब्वियसली इसका आंसर अमोनिया हो जाएगा। एक और बात यहां से निकल करके आई कि अगर इस तरह का पैरामीटर आ रहा है तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि A ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन A ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये A जो है वो वॉन डर वॉल इक्वेशन में अट्रैक्टिव फोर्स वाला टर्म था। तो अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस। अब अगला टॉपिक इन्होंने जो पढ़ाया वो इन्होंने पढ़ाया लिक्विड स्टेट। अब इस टॉपिक के साथ एक बेसिक प्रॉब्लम है कि इन्होंने टॉपिक पढ़ाया तो,
लेकिन ना एनसीईआरटी में इसमें कोई सॉल्व एग्जाम्पल दिए, ना एनसीईआरटी की एंड चैप्टर एक्सरसाइज में इससे कोई क्वेश्चन दिए। तो बस ये खाली पढ़ा दिया है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ज़्यादातर स्कूल्स में इस पर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। और वैसे भी हम ये चीज़ जो है ये फिजिक्स में बहुत अच्छे से करने वाले हैं। लास्ट में फिजिक्स की बुक में अगर तुम देखोगे तो 11th के एंड में लिक्विड्स के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पर ये टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो मैं इनके बारे में सिर्फ एक ब्रॉड आइडिया दे दे रहा हूं। तो जल्दी जल्दी से इन तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहला टर्म है वेपर प्रेशर। तो होता क्या है कि सपोज करो मेरे पास कोई लिक्विड है, मान लो मेरे पास ये वाटर है, और मैं इसे किसी क्लोज्ड वेसल में रख दूं, तो क्या होगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां से उड़ उड़ करके ऊपर एयर में आ जाएंगे। फिर जब यहां पर ये मॉलिक्यूल आने लगेंगे तो इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वापस कंडेंस भी करने लगेंगे। थोड़ी देर तक ये एवोपरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस चलेगा। अल्टीमेटली यहां पर एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। जितने मॉलिक्यूल्स एवोपरेट कर रहे होंगे उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस कर रहे होंगे। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहां पर वाटर वेपर का कुछ प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा ना, बट वाटर वेपर यहां पर एक गैस की तरह से बिहेव कर रही है, कुछ पार्शियल प्रेशर होगा जो कि वेपर प्रेशर कहलाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब ऑब्वियसली नेचर ऑफ लिक्विड पे तो डिपेंड करेगा ही कि वाटर है कि एथनॉल है, लेकिन फॉर अ गिवन लिक्विड ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड नहीं करेगा कितना बड़ा वेसल है, किस चीज का वेसल है, वगैरह वगैरह। एनसीईआरटी में उन्होंने क्या किया, इस वेपर प्रेशर के कंसेप्ट के लिए, स्पेशली वाटर के वेपर प्रेशर के कंसेप्ट को पीछे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में अप्लाई कर लिया था। पर जब मैंने ये लेक्चर पढ़ाया तो मैंने वहां पर वो कंसेप्ट नहीं बताया, वो अब आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इन्होंने एनसीईआरटी में डाल्टन्स लॉ जहां पर पढ़ा रहे थे, वहां पर क्या बताया कि सपोज करो मेरे पास कोई रिएक्शन हो रहा है और जो मेरी गैस प्रोड्यूस हो रही है इसको मैं वाटर के ऊपर कलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाटर है और ये मैंने इसके ऊपर कोई इन्वर्टेड फ्लास्क लगा रखा है जिसके ऊपर कोई गैस कलेक्ट हुई। तो मान लो V जो है वो वॉल्यूम ऑफ गैस है और P यहां पर गैस का प्रेशर है। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स PV बाई RT नहीं लिख सकता हूं, बिकॉज ये यहाँ पे जो P होगा यहाँ पे खाली मेरी ये वाली गैस नहीं होगी। यहाँ पर मान लो इस गैस का नाम मैं X लिख दूं, तो यहाँ पे गैस X के मॉलिक्यूल तो होंगे ही, प्लस साथ ही साथ वाटर के भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर मैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाऊं तो Px प्लस P वाटर की वैल्यू P के इक्वल होगी, बिकॉज जो टोटल प्रेशर होता है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। तो यहां से Px की वैल्यू P माइनस PH2O हो जाएगी, जहां पे PH2O वाटर का वेपर प्रेशर है जिसको हम एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होगा कि 300 केल्विन पे 600 ml गैस कलेक्ट की एट प्रेशर ऑफ 720 mm mercury if aqueous tension at 300 केल्विन। ये कोई और चीज नहीं बल्कि वेपर प्रेशर ही है, और जो कि सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। इस 15 mm of mercury find number of moles of gas produced, find n। तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि उस गैस X के लिए जो प्रेशर हो जाएगा वो 720 में से 15 सब्ट्रैक्ट करके 705 mm मरकरी ले लूंगा, और अब फिर सिंपल है, N के लिए प्रेशर ले लूंगा 705 बाई 760 एटमॉस्फेयर इंटू वॉल्यूम ले लूंगा 0.6 लीटर अपॉन R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर की वैल्यू 300। इस तरीके से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो वहां पर टोटल प्रेशर है वो नहीं लेंगे, टोटल प्रेशर में से वाटर का वेपर प्रेशर
सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बात मैंने वहां पर इसलिए नहीं बताई थी बिकॉज वहां पर ये एक्वस टेंशन होता क्या है यही आपको नहीं क्लियर था, उसमें मैंने सोचा कि थोड़ा लेट पे जाकर के बताते हैं। अगला कंसेप्ट सरफेस टेंशन का है। तो सपोज करो मेरे पास ये कोई वेसल है जिसमें वाटर रखा हुआ है, कोई लिक्विड रखा हुआ है। तो जब वाटर बल्क में होता है तो इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स तो लगते हैं, लेकिन जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो हर डायरेक्शन में लगते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। पर जब यही वाटर का मॉलिक्यूल सरफेस पे होगा तो इसके ऊपर नीचे की तरफ तो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे वाटर के, लेकिन ऊपर तो एयर है और एयर उतना अच्छा अट्रैक्शन देगी नहीं। तो यानी कि कोई वाटर का मॉलिक्यूल जो कि सरफेस पे बैठा हुआ है इसके ऊपर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है या नेट फोर्स लग रहा है इनटू द सरफेस। तो ये सरफेस टेंशन जो है इसको मैं कहता हूं फोर्स पर यूनिट लेंथ, बिकॉज मैं एक मॉलिक्यूल पे लगने वाला फोर्स तो मेजर नहीं कर सकता। तो एक यूनिट लेंथ पे, मान लो 1 मीटर लेंथ पे जितने मॉलिक्यूल बैठे हैं उन पे लगने वाले टोटल फोर्स को मैं मेजर कर लेता हूं। ये जो सरफेस टेंशन है ये भी एक तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ही रिपरकशन है, उसी की वजह से सरफेस टेंशन होता है। इसके बारे में मुझको केमिस्ट्री में बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये हम फिजिक्स में ही जाकर के पढ़ेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज बेसिकली रेजिस्टेंस टू फ्लो। जैसे एक बॉटल में पानी रखा है और मैं उसको ग्लास में निकालना चाहूं तो जैसे मैं बॉटल को टर्न करूंगा वैसे ही सारा पानी ग्लास में आ जाता है। लेकिन अगर एक बॉटल में शहद रखा है, हनी रखा है और मैं उसे ग्लास में निकालना चाहूं तो मैं उसको टर्न भी करूंगा तो आसानी से आएगा नहीं, टाइम लेगा। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि विस्कोसिटी ऑफ हनी इज मोर देन विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो फिर क्या होता है कि सपोज करो मेरे पास कोई सरफेस है जिसके ऊपर ये लिक्विड भरा हुआ है। जब मैं इसको फ्लो कराने की कोशिश करता हूं, जैसे मैं बॉटल को टिल्ट करके लिक्विड को फ्लो कराने की कोशिश कर रहा था, तो जो लेयर बिल्कुल सरफेस के पास है उसको सरफेस अट्रैक्ट करती है कि तुम मूव मत करो। जो उसके ऊपर वाली लेयर है उसको ये वाली लेयर अट्रैक्ट करती है। इस तरीके से जो फ्लो है वो लेयर बाय लेयर होता है, जिसमें से फास्ट मूविंग लेयर को स्लो मूविंग लेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से फ्लो में रेजिस्टेंस डेवलप होता है। अब वो लिक्विड्स जिनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है हम कहते हैं उनकी विस्कोसिटी ज्यादा है, वो लिक्विड्स जिनमें ये रेजिस्टेंस कम होता है हम कहते हैं उनकी विस्कोसिटी कम है। क्वांटिटेटिवली विस्कोसिटी किस तरीके से डिपेंड करती है ये मैं इस क्लास में नहीं बता रहा हूं। हम लोग जब फिजिक्स वाला लेक्चर करेंगे तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, उसके बहुत ढेर सारे सवाल भी लगाएंगे, बट केमिस्ट्री में इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ हम ये चैप्टर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।